Hey everyone, welcome to याचना साइंस क्लासेस. माय नेम अंकित दीक्षित. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस वीडियो में या दूसरा क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, तो इस वीडियो में क्या है, हम क्या निकालेंगे कि जितने प्लैनेट हैं या मून अर्थ को या अर्थ मून को या सन अर्थ को, अर्थ सन को, या जितने भी प्लैनेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कितने फोर्स से आपस में अट्रैक्ट करेंगे उनका एक फॉर्मूला होता है जो किसने बताया था? सबसे पहले न्यूटन ने बताया था. ठीक है, किसने बताया था? न्यूटन ने. ओके, न्यूटन ने क्या बताया था? दो बॉडी होंगी, उनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. तो जो फोर्स आएगा उसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. दो बॉडी हैं, एक ये बॉडी और एक ये बॉडी. दो बॉडी हैं, इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी है? ये स्मॉल r है. इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास कितना है? m2. इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. ठीक है, तो वो फोर्स कितना लगेगा? F, ये होता है डायरेक्टली का साइन होता है, डायरेक्टली m1 मल्टीप्लाई m2. ठीक है, और F है फोर्स, ये क्या है? डायरेक्टली 1/r². इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वेयर लॉ. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था. ओके, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं कि जो फोर्स लगेगा दो बॉडी के बीच में यूनिवर्स में, तो वो कि उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. ओके, तो डेफिनेशन है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स विच is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, comma, the direction of force being along the line joining the particles. Meaning जो फोर्स लगेगा वो दो बॉडी के पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डायरेक्टली आएगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे और डिस्टेंस के स्क्वायर को डिवाइड में ले जाएंगे. ठीक है, किस में ले जाएंगे? डिवाइड में. या उसके बाद क्या है, हम इन दोनों को इक्वेशन को मिलाएंगे. F डायरेक्टली m1 मल्टीप्लाई m2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r². ओके, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा. तो हमने क्या किया? F डायरेक्टली m1 m2 बाय में r² कर दिया इसको. अब हम क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते, हमें सोल्व करने के लिए इक्वल टू का साइन चाहिए. किस चीज़ का साइन चाहिए? इक्वल टू का साइन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू का साइन लगाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं. तो ये जो वैल्यू है वो है g. तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय में r का स्क्वायर. ये जो G है ये कांस्टेंट है. ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है? ताकि अट्रैक्टिव लगे, अच्छा सा हमें याद भी हो जाए, इसलिए क्या है इसको इस फॉर्म में लिखा है. F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 बाय में r का स्क्वायर. ये G है क्या? ये जो G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी जो वैल्यू आती है यूनिवर्स के अंदर वो क्या आती है? कांस्टेंट आती है. वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. आप कहीं पे भी चले जाओ, मून पे चले जाओ, ओके, या नेपच्यून पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, इस जी की वैल्यू यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी चले जाओ वो चेंज नहीं होती, ये फिक्स होती है. इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11. n है न्यूटन, m है मीटर का स्क्वायर, kg होता है किलोग्राम की पावर -2. इतना हुआ. ये क्या है? g. ठीक है, वैल्यू. अब हम g की वैल्यू डिफाइन करते हैं कि g जो होता है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल G की डेफिनेशन है. मान लिया हमने m1 और m2 जो मास हैं m1 और m2, इनकी वैल्यू क्या है? 1 किलोग्राम. ये भी 1 किलोग्राम का है, ये बॉडी भी 1 किलोग्राम की, ये भी 1 किलोग्राम की बॉडी है. ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी ले ली हमने? 1 मीटर. कितने मीटर? 1 मीटर हमने क्या ले ली? डिस्टेंस ले ली. तो पुट करो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई क्या बचेगा? G,
और जी किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू जी आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जी के बराबर आएगी। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था यूनिवर्सल, ये किसके बराबर आया, फोर्स के बराबर आएगा ना, किसके बराबर, फोर्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये बताया जा रहा है डैश 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 का मीनिंग कि जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस प्लेस एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। जब दो मास को 1 मीटर दूर रखेंगे और इस बॉडी का भी मास 1 किलोग्राम आएगा, इस बॉडी का भी मास 1 किलोग्राम आएगा, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। ओके, नोट में है ये जो जी होता है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिटरमाइन की थी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई थी इसकी वैल्यू, वो थे कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने डिटरमाइन किया था। किसका यूज करके, टॉर्सनल हेड का यूज करके। अब याद रखना है यहाँ पे जो जी है, जी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798 बाय टॉर्सन हेड। टॉर्सन हेड अपरेटस है, उसका यूज करके इन्होंने क्या है, जी की वैल्यू को क्या डिटरमाइन किया था, निकाला था। उसके बाद जी जो है, ये जो बॉडी की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता और साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता जी की वैल्यू। ठीक है, जी नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बॉडीज, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेकंड पॉइंट आएगा कि जो जी है नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम का मीनिंग, जो हमने ये पिंक कलर के हमने एक ये पार्टिकल लिया था, एक ये लिया था हमने ब्लू कलर का ये पार्टिकल लिया था, अगर इन दोनों के बीच में हम क्या कर दें, हम वाटर प्लेस कर दें या ऑयल प्लेस कर दें या क्या रख दें, सोयल रख दें, मिट्टी रख दें या किसी भी डिफरेंट टाइप का लिक्विड रख दें, तो उनके बीच में जो जी था वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इतना हुआ क्लियर। ठीक है, ये तो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में था, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, अब इसके हम करेंगे जो जी होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे कि जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखते हैं। अभी डायमेंशन फॉर्मूले का मीनिंग क्या है कि उसमें एम की टर्म क्या आएगी, एल की टर्म क्या आएगी या टाइम की टर्म क्या आएगी, वो निकालने के लिए कि वो लेंथ पे कितना डिपेंड करता है, मास के ऊपर कितना डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर कितना डिपेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, एफ है, अभी क्या था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय में आर स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। अब जी कैसे आएगा, देखो इसको एज इट इज रखा है, यहीं पे रखा है, इस जी को यहाँ से नहीं हटाया, इसको मान लिया यहीं पे रखा। ठीक है, इस जी को हमने क्या किया, यहीं पे रखा, मान लिया। अब देखो ये m1 और ये m2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जब ये m1 और m2 मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, f के नीचे लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं ना उससे। और ये आर स्क्वायर इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में इधर क्या है, आर स्क्वायर इधर डिवाइड में, इधर जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आएगा, जी की वैल्यू आएगी एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड में m1 m2, इतना हुआ। अब हमें पता है जो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है mL/T-2, m मास, लेंथ, T मतलब टाइम, और ये क्या आएगा, T की पावर कितनी है, -2, R मतलब डिस्टेंस या उन दोनों के बीच की सेपरेशन। ठीक है, उसको लिखते हैं हम किस सिंबल से लिखते हैं, हम कैपिटल L से लिखते हैं। m1 और m2, इसका ही मास m है, इसका ही मास क्या है, m से लिखा जाता है, तो m लिख दिया। f की वैल्यू, r की वैल्यू, m1 और m2 की वैल्यू को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखना है। अब इस केस में क्या आएगा, f है ना यहाँ पे, इस f को उठाएंगे, किडनैप करेंगे, किडनैप करके क्या है, इसको यहाँ पे रख देंगे, रख दिया इसको, f आया। अब किडनैप किसको करना है,
आर है ना यहाँ पे, आर ये रहा, आर को किडनैप कर लो, उठा लो यहाँ से इसको और यहाँ पे रख दो, रख दिया, रख दिया। M1 की जगह पे क्या पुट करोगे, M पुट करोगे। M2 की जगह पे क्या पुट करोगे, M को पुट करोगे। कर दिया पुट इनको। अब पुट करने के बाद ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे एक M है और यहाँ पे भी क्या है, एक M ये है। इस M से ये M क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस M से ये जो M है, ठीक है, क्या है ये जो M है, इस M से ये M कट गया, कट गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लिया इसको ढक दो, दिखाई नहीं दिया, और इसको भी क्या कर दो, ढक दो, इन दोनों को क्या कर दो, ये लो ढक दिया। अब हमें ये तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अब अकेला क्या बचा हमारे पास, एक तो M यहाँ से बचा, ये रहा M, और यहाँ से क्या है ये L, ये रही ना, L की पावर यहाँ से 1 है और L की पावर 2 है, L की पावर 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा ना। L की पावर यहाँ से 1 है और L की पावर 2 यहाँ पे है, 2 प्लस 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी वैल्यू 3 आ गई, L की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये M अकेला नीचे बच गया था, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसलिए M की पावर क्या आ गई, -1 L3। अब देखो यहाँ पे अकेला T है, ना नीचे T ना ऊपर T, अकेला यहीं पे T है, तो T की पावर कितनी यहाँ पे, -2, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, G का, G इज इक्वल टू M की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2, इतना हुआ, हाँ है ना। अब हमने लिखा था, पीछे लिखा था कि जो G की वैल्यू होती है, G इज इक्वल टू 6.6 टू 6 अभी लिखा था ना यहाँ पे पीछे, जस्ट अभी पीछे लिखा 6.67 लिखा था, 6.67, ठीक है, 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11, यहाँ पे ये 7 था, तो ये यहाँ से देखो, ये 10 की पावर कितनी आई थी, -11 आई है, मीनिंग बहुत छोटी है, क्या है, बहुत छोटी है। तो जो G की वैल्यू होती है क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना है, जब G की वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो फोर्स भी कितना आएगा, बहुत ही छोटा आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स आएगा, इतना हुआ। तो यहाँ पे जो आएगा इसमें, तो G वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हैंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल अनलेस बोथ ऑफ द मासेस इज ह्यूज। तो अगर जब तक उन दोनों का मास क्या है, ज़्यादा नहीं होगा बॉडी का, तब तक G की वैल्यू क्या रहती है, स्मॉल रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके गुण क्या हैं, बेसिक, ठीक है, उससे हमें क्या पता लगा। ओके, सबसे पहले तो ये पता लगा, अर्थ है और मून है। अर्थ क्या करती है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, करता है कि नहीं करता, है ना। मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ मून को। ऐसे ही सन किसको अट्रैक्ट करता है, अर्थ को, या सन किसको अट्रैक्ट करता है, सभी प्लेनेट को, और प्लेनेट किसको अट्रैक्ट करते हैं, सन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ये जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का। ओके, तो इसमें यही है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कैसा पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, एक बॉडी यहाँ पे ली थी ना अभी, और एक बॉडी यहाँ पे ली थी, ठीक है। ये दोनों बॉडी आपस में क्या कर रही थी, एक लाइन डैश डैश लाइन थी ना, उनको ये ज्वाइन ऐसे थी। इसका मास था m1, इसका मास था m2, ये दोनों, जो लाइन इन दोनों बॉडी के सेंटर को मिलाएगी या पार्टिकल को मिलाती है, वो फोर्स उसी के अलोंग लगे, उसी की दिशा में लगे, या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा। ये नहीं है कि यहाँ इधर चला गया फोर्स, वो नहीं होगा, या इधर चला गया फोर्स, वो पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने लगेगा फोर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे ही हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया,
किसी बॉल को वॉल पे फेंका, हमने एक बॉल ली, उसको किस पे डाला, वॉल पे डाला, दीवार पे डाला, ठीक है, फेंका, तो उसी टाइम दीवार भी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, बॉल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। थर्ड पॉइंट आता है, ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है, एंड फॉलो या ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ, एफ डायरेक्टली 1/r²। 1/r² का क्या है, कोई प्रूव नहीं है, एनसीईआरटी ने भी बताया कि इसका कोई प्रूव नहीं है, ये हमने जस्ट क्या है लेके चले हैं इसको कि ये 1/r²। फोर्थ पॉइंट आता है इसका, ये जो फोर्स होता है दो बॉडी के, मान लें ये और ये दो बॉडी हैं, ठीक है, इन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम प्लेस कर दें, कभी हमने लिक्विड भर दिया, मान लिया वाटर भर दिया, फिर हमने क्या है इसके बीच में वाटर को निकालने के बाद फिर क्या भर दिया, हमने ऑयल भर दिया, फिलअप कर दिया, फिर फोर्स निकाला, फिर हमने क्या किया, ऑयल को भी निकाला, कोई दूसरा लिक्विड प्लेस कर दिया, तो हमने हर बार ये चेक किया जो फोर्स आना था इनके केस में वो सेम आ रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू मासेस, जो दो मासेस थे, बॉडी थी, उनके बीच में जो मीडियम रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आता है, ये जो फोर्स होता है किस टाइप की सिमेट्री पे करता है, इट पोजेसेस स्फेरिकल सिमेट्री, ये हर डायरेक्शन में लगता है। मान लिया बॉडी यहाँ पे है, इधर भी लगेगा, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी यहाँ पे है, तो इसके बीच में कहाँ फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो इसके बीच में फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, इसके बीच में फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा। मीनिंग हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये नहीं कि एक डायरेक्शन में, ये हर जगह पे लगता है। तो ये क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री को शो करता है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स शो करता है। ओके, और नेक्स्ट है, फिर इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट है, ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसके बाद, सेवंथ पॉइंट है। अब ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो सन है और अर्थ है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सन और लास्ट में प्लेनेट है, उनके बीच में भी डिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा है। जितने भी स्टार हैं उनके बीच में क्या ऐसा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो फोर्स है ये हर जगह पे लगता है, हर जगह पे, चाहे डिस्टेंस ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो, तब भी ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, सातवां पॉइंट देखो, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लार्ज एंड एक्ट अप टू इंटरस्टेलर सेपरेशन। मीनिंग लास्ट तक, छोर तक, किनारे तक, हमारी गैलेक्सी के किनारे और दूसरी गैलेक्सी उसके किनारे तक, यूनिवर्स में, ठीक है, वहाँ तक क्या ये लाई करेगा। और ये सबसे क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कम फोर्स होता है, कमज़ोर फोर्स होता है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जी वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इतना क्लियर रहा। ये हमने क्या किया था, इसकी बेसिक फीचर किए थे। ओके, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन है, देखते हैं हमने क्या किया। कोई कैविटी ली, क्या ली, कोई कैविटी। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं हम। कैन वी शील्ड ए बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड ए होलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है। हमने क्या है, कोई बॉडी ली, कोई होलो लिया, होलो स्फीयर है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है मान लिया, ठीक है, और वो अंदर से क्या है, मान लिया खाली है। क्या ले लिया हमने, खाली, एम्प्टी ले ली, और उसके बीच में ये वैसे शो किया कि रेड कलर, ये वैसे शो किया, कोई भी ऑब्जेक्ट ये हमने प्लेस कर दिया, बॉडी प्लेस की। हमें देखना है कि इस बॉडी के ऊपर इसका फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, या ध्यान से सुनो, ये रेड वाली बॉडी को क्या हम इस ग्रीन वाली बॉडी से बचा सकते हैं,
बचाने का मीनिंग है कि ये जो ग्रीन वाली बॉडी है इस रेड बॉडी को अट्रैक्ट ना कर पाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का भी मास होगा और इस बॉडी का भी मास होगा, दोनों का क्या होगा? मास होगा, इसका भी और इसका भी क्या होगा? मास होगा। जब इन दोनों का मास होगा तो ये अपन आपस में एक दूसरे के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या हम बचा सकते हैं उस बॉडी को उसके अंदर रख के? नहीं बचा सकते। नो, ए बॉडी कैन नॉट बी शील्डेड, शील्ड मतलब बचाना, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर। हम उसको नहीं बचा सकते। ये वाला इसका मास होगा तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। हम बचा नहीं सकते इस रेड को। किससे? इस ग्रीन वाले के इफेक्ट से। ओनली द मास ऑफ द होलोस्फीयर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड मे नॉट अट्रैक्ट। जो स्फीयर था यहाँ पे कुछ मास होगा, ये यहाँ से इस को अट्रैक्ट कर लिया तो ये वाला क्या करेगा? इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो मीनिंग क्या है? ओवरऑल मिलाएंगे इसका बैलेंस तो क्या हो जाएगा? जीरो जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो जाएगा या बैलेंस हो जाएगा इसकी वजह से जो फोर्स आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये फोर्स बैलेंस नहीं होगा ग्रीन और इस रेड वाले की वजह से। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा न्यूमेरिकल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज डबल। हमने क्या किया? दो मासेस थे m1 और m2। क्या थे? m1 और m2। ठीक है, क्या था ये m1 और m2 हैं इनिशियल। हमने क्या किया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया डबल, और दोनों के मास, इसका मास m1 था तो इसका मास m1 ही रखा, इसका मास m2 था तो इसका मास कितना रहा? m2। उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हमें बताना है कि इसका फोर्स कितना इंक्रीज होगा, कितना बन जाएगा। पहले हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? G(m1m2/r²। अब हमने क्या किया? डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब 2r कर दिया। तो r की जगह पे क्या लिख देंगे? डिवाइड में 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो F1 इज इक्वल टू G(m1m2) बाय में 2r का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर आया। तो ये अब ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर है ये वाला, ये इतना G(m1m2/r², ये तो हमारा क्या था? f तो था ना, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? किडनैप करो यहाँ से f को और यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दो। कर दिया? पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/4f बचा। तो F1 इज इक्वल टू 1/4f। तो मतलब फोर्स कितना हो गया? उसका 1/4, मतलब और ही कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लिया एक बॉडी ये है, मान लिया एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है, नज़दीक है। जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज देन द फोर्स विल बी डिक्रीज। फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिंपल, फॉर्मूला बेस है बस, और कुछ नहीं। सेकेंड न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है? ध्यान से देखो। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन ए 70 kg एंड ए 60 kg गर्ल्स हु आर 3 मीटर अपार्ट। दो लड़कियां हैं, एक का मास है 70 किलोग्राम, एक का मास है 60 किलोग्राम। कितनी दूरी पे है वो? 3 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। एक गर्ल्स ये है, एक गर्ल ये है। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर है। इसका मास कितना है? 60 किलोग्राम। छोटा बनाया है हमने डायग्राम को ताकि समझ में आ जाए। और ये क्या है? ये बड़े साइज की है, तो इसका मास कितना है? 70 किलोग्राम का है। अब हमें पता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू G(m1m2/r²। हमें G की वैल्यू पता है। m1 की वैल्यू दे रखी है 60 किलोग्राम, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 70 किलोग्राम। यहाँ पे पुट कर दिया, और r कितना है? 3 का स्क्वायर। जब इन वैल्यू को हम सोल्व अप करते हैं डिवाइड अप करके, तो ये जो वैल्यू आएगी देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, मतलब 3 × 3 लिख दिया, 3 2 जा 6, 0 आएगा। ओके, तो जब इस वैल्यू को सोल्व अप करेंगे, सोल्व अप करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। एन क्या है? न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन।
इतना हुआ, ये न्यूमेरिकल सेकंड था। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला आपको कई बार बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा। पहले एक बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 2 पर्सन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ये 2 पर्सन दे दिए। एक ही हमने रेड कलर से बनाया है, एक किससे बनाया है, ग्रीन कलर से। ठीक है, और ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये लाइन हमने क्या बना दी, ग्राउंड। ये किसके ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर ही तो होंगे। अब अर्थ का मान लिया सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है ये। ठीक है, हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा कि अर्थ और पर्सन के बीच में। दोबारा सुनो, हमें क्या निकालना है, ये 2 दे दिए, एक ये रेड कलर का पर्सन दे रखा है, एक क्या है, ग्रीन कलर का पर्सन दे रखा है। मान लिया ये कितनी दूरी पे हैं, 1 मीटर अपार्ट हैं, और ये अर्थ के सेंटर से भी क्या है, रेडियस है ना अर्थ की, ठीक है, उससे इतनी डिस्टेंस है r, उससे दूर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा कि अर्थ और पर्सन के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो चेक करना है हमें। इतना हुआ। स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पर्सन्स हैविंग मास 50 किलोग्राम इच, 2 पर्सन है, ये रेड वाला और ग्रीन वाला, दोनों के मास क्या है, सेम है, 50 किलोग्राम के हैं दोनों। आर स्टैंडिंग सच दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर 1 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इच टेकिंग मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 10⁻6 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। अब आंसर देखते हैं इसका। हमें पता है m1 और m2, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों का मास सेम है, वो कितना है, 50 किलोग्राम, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर kg की पावर -2, किलोग्राम की पावर -2, इतना हुआ। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन 2 पर्सन। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, किन के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम फोर्स निकाल लेंगे। तो क्या आएगा फॉर्मूला, F = G m1 m2/r², ये हुआ। अब m1 की वैल्यू क्या है 50, m2 की वैल्यू क्या है 50, r की वैल्यू कितनी है 1, तब इनकी वैल्यू क्या है, इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। जैसे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, जी की वैल्यू क्या है 6.67 10⁻11, m1 का मास है 50, m2 का मास भी कितना है 50, और डिस्टेंस कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 5 × 25, ठीक है, फिर उनके पीछे डबल जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.67 10⁻7 न्यूटन। कितना हुआ, ये क्या है, फोर्स। ये तो किसके बीच में है, इन दोनों पर्सन के बीच में फोर्स था। अब हम क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर और किसके बीच में, पर्सन के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या आएगी, तो फोर्स बिटवीन पर्सन एंड अर्थ, पर्सन और अर्थ के बीच में। ठीक है, चाहे आप इस रेड के और अर्थ के बीच में निकालो फोर्स, या इस ग्रीन और अर्थ के सेंटर के बीच में फोर्स निकालो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा, मान लें इसका फॉर्मूला आएगा F डैश, क्योंकि अब फोर्स अलग आएगा ना, हमें चेक करना है कि क्या आएगा। F डैश = G m। अब m क्या है, कैपिटल, ये जो m है कैपिटल, ये अर्थ का मास है, और m किसका मास है, कोई से पर्सन का मास ले लो, एक का लेना है। ठीक है, और r है डिस्टेंस, इस पर्सन की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, ये क्या आएगी r। ठीक है, जी की वैल्यू पुट करेंगे 6.67 10⁻11, अर्थ का मास था 6 × 10⁻24, m का मास कितना था 50, और r की वैल्यू कितनी थी 6.4 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है 0.5 10⁻³ न्यूटन, मतलब 0.4 समथिंग आएगी,
हम उसको राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 0.5 10⁻³ न्यूटन कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, अब एफ डैश की तो वैल्यू 10⁻³, लेकिन एफ की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ है, ये वाली जो वैल्यू है 10⁻⁷ है और ये 10⁻³ है, तो ज़्यादा कौन सी आएगा 10⁻³ आएगा, क्योंकि ये प्लस में है और वो माइनस में है, तो ये और छोटी आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी आएगी और ये ज़्यादा बड़ी आएगी। तो मीनिंग क्या हुआ, एफ डैश का मतलब है अर्थ के बीच में और पर्सन के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, एफ डैश इज ग्रेटर देन का मतलब लार्जर है, एफ डैश बड़ा है किससे एफ से। सो दैट इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पर्सन है वो वहीं पे खड़े रहेंगे, वापस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को इतनी ज़्यादा, लेकिन अर्थ क्या करेगी, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सो द पर्सन विल नॉट मूव टुवार्ड ईच अदर बट ईच ऑफ देम मूव टुवार्ड द अर्थ, वो आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या है, हमने क्या किया, मान लिया ये बॉडी थी, ठीक है, अर्थ ही है मान लिया, ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है आर, मास दे, इसके ऊपर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसका मास दे रखा है एम, ओके। तो हमने क्या किया, जो अर्थ है अर्थ का रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, या डायमीटर को क्या किया, इसका डबल कर दिया, इस वाली का डबल कर दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा था उसका मास तो एम ही है और अर्थ का मास भी क्या रखा, सेम रखा। तो हमें ये बताना है कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी या उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, वो चेक हमें करना है, ठीक है। इतना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। क्वेश्चन देखो, इफ़ द डायमीटर ऑफ इच नहीं, अर्थ बिकम्स 2 times its present value and its mass remain unchanged, then how would the weight या force of an object on the surface of earth be affected। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, वो चेक करना है हमें। एम है मास ऑफ अर्थ, आर है रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया, एम दे रखा है मास ऑफ बॉडी, ये दिया हुआ है रेड कलर की, हमने इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F = G m बाय में r²। m है अर्थ का मास और m है बॉडी का मास और r क्या है, अर्थ की रेडियस है। ये फोर्स लगा, हमने क्या किया, रेडियस को क्या कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, तो क्या होगा, r की जगह क्या रखेंगे 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये फोर्स 1/4 G m r², यह 4 आ जाएगा 1/4, तो फोर्स कितना कम हो जाएगा 1/4। Therefore force on body become 1/4 of present value, मतलब उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, मीनिंग अर्थ क्या करेगी, इस बॉडी को कम अट्रैक्ट कर पाएगी, क्या कर पाएगी, कम अट्रैक्ट कर पाएगी, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, मज़ा आएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ओके। अब इस न्यूमेरिकल को एक बार ध्यान से देखो, इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट को समझेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ओके। या कुछ भी आपके सजेशन देने हैं कैसे करवाना है, तो आप अपनी राय भी दे सकते हो, ओके। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, 2 पार्टिकल दे रखे हैं, 2 particles of equal masses move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle of its mass is m। इन्होंने बोला है, एक सर्कल दे दिया, ये ब्लैक कलर का हमने क्या बनाया हुआ है, सर्कल बना दिया। पहले सबसे पहले क्या किया हमने, ये ब्लैक कलर का हमने क्या बनाया, ये सर्कल ऐसे बना दिया सर्कल का ये ओ क्या ले लिया, सेंटर ले लिया, क्या ले लिया हमने, ओ क्या ले लिया, सेंटर, ठीक है। फिर ये रेड कलर वैसे शो किया हमने, तो ये कोई रेड कलर का पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर दिया, बिल्कुल उसके जस्ट उसके सामने डायमीटर पे हमने कोई दूसरा पार्टिकल रख दिया। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड से v से, तो ये भी कितनी से करेगा, v से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया भी था।
जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस पाथ में बने रहने के लिए एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या करेगा? उसको उसी पाथ में घुमाने में हेल्प करेगा उस रास्ते में। ठीक है, अब ये रेड कलर का है जो ये पार्टिकल घूमेगा सर्कल, तो इसका फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ लगेगा? सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा। ऐसे ही ये पार्टिकल मूव करेगा, इसका भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये केस। अब इसका मास m है और इसका मास भी क्या है? m है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ही एक दूसरे आपस में अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा जो इनको क्या है? इसमें रखेगा, इसी ऑर्बिट में रखेगा। ओके, तो ये वही लिखा है, पार्टिकल क्या रहेंगे? विल रिमेन डायमेट्रिकली अपोजिट, सो फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज अलोंग रेडियस, ताकि इन पे जो फोर्स लगे वो रेडियस के अलोंग इधर लगे या इधर लगे। ठीक है, सेम रहेगा। एफ सी का मतलब क्या है यहाँ पे? एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एफ जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, पीछे किया था, mv² बाय आर, mv² इज इक्वल टू GM बाय में 2r का स्क्वायर। 2r देखो डिस्टेंस, इस पार्टिकल का मास m, इस पार्टिकल का मास m, तो m इंटू एम, और दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? ये r होगी रेडियस प्लस ये r, तो r प्लस r 2r, तो यहाँ से क्या आएगा? 2r का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस m से एक m ये कट गया कि नहीं कटा? कटा। अब यहाँ से क्या आएगा? v² बाय आर इज इक्वल टू GM बाय में 4r²। अब देखो एक r यहाँ पे है, 2r यहाँ पे, एक r कट गया, तो ये स्क्वायर था, इधर आके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा फिर, है ना। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट GM बाय में 4r, क्या आएगा? 4r। v इज इक्वल टू अंडर रूट GM बाय में 4r, ये न्यूमेरिकल आया। ठीक है, फॉर्मूला। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और आपके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर सब्सक्राइब क्या है ज़रूर करना, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो आएगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।